हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। एक लड़की एलिजा रोजनबॉम 1905 में सेंट पीटर्सबर्ग में पैदा होती है। बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद उसके फादर के बिजनेस को गवर्नमेंट छीन लेती है। वो लड़की बड़ी होती है, एजुकेशन हासिल करती है और हॉलीवुड में फिर अपनी जगह एज अ स्क्रीन राइटर बनाती है। आगे चल के वो दुनिया को एक ऐसा कॉन्सेप्ट देती है और बताती है कि कैसे कैपिटलिज्म is a morally superior system because it is built on the foundation of personal freedom। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे एक छोटी सी लड़की एलिजा रोजनबॉम वर्ल्ड फेमस ऑथर आयन रैंड बनी। आयन रैंड उनका स्क्रीन राइटिंग नेम था। आयन उन्होंने एक फिनिश ऑथर के नाम से लिया था और रैंड उनका टाइपराइटर के मॉडल का नाम था। एज अ राइटर उन्हें सबसे पहले सक्सेस मिली अपनी 700 पेज नॉवल द फाउंटेन हेड से। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ मॉडर्निस्ट आर्किटेक्ट हु बैटल्स टू रियलाइज हिज विजन। एन रैंड अपनी 1400 पेज की फिलोसॉफिकल नॉवल एटलस श्रग्ड के लिए बहुत मशहूर है। इसमें वो इंडिविजुअल फ्रीडम को ग्लोरीफाई करती हैं और गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बिना वेल्थ कैसे जनरेट की जा सकती है इस पर स्ट्रेस देती हैं। 1958 में रैंड ने अपने दोस्त नैथनियल ब्रैंडन के साथ न्यूयॉर्क में एक इंस्टीट्यूट की शुरुआत की टू स्प्रेड ऑब्जेक्टिव फिलॉसफी। आगे हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव फिलॉसफी क्या है। उनका वर्क कैपिटलिज्म द अननोन आइडल इसी को रिफ्लेक्ट करता है। इट इज़ एसेंशियली अ नॉन फिक्शन वर्जन ऑफ एटलस श्रग्ड, जिसमें वो ऑब्जेक्टिव फिलॉसफी के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पेश करती है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनल मोटिव्स above any collective outlook। उनके नज़दीक कैपिटलिज्म इज़ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पॉलिटिकल इकोनॉमी। वो कहती हैं कि लोग कैपिटलिज्म को इसलिए बुरा कहते हैं बिकॉज दे हैव नॉट लिव्ड अंडर और एक्सपीरियंस्ड अदर सिस्टम्स लाइक सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, और इसी को वो खुद एज अ चाइल्ड भुगत चुकी हैं। उनके पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस इन रशिया हैड कमिटेड हर टू अ सिस्टम दैट वर्कड ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड अ डिफेंडर ऑफ कैपिटलिज्म। ये बुक उनके 24 एसेस का कलेक्शन है। 2 एलन ग्रीनस्पैन ने ऑथर किए हैं जो आगे चल के यूएस फेडरल रिजर्व बोर्ड के चेयरमैन बने। अ फ्यू हैव बीन ऑथर्ड बाय नैथनियल ब्रैंडन। ये वही हैं जिन्होंने फेमस सेल्फ हेल्प डेवलपमेंट की बुक द साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ इस्टीम लिखी। इसी से पर्सनल फ्रीडम और इंडिविजुअलिज्म को कैसे सेल्फ हेल्प एंड ऑल्सो थ्रू इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज ये थॉट रिप्रेजेंट करता है, इसी को हम समझ सकते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस इकोनॉमिक थियोरी से हम ले सकते हैं इज बीवेयर ऑफ कॉमन गुड। वो कहती हैं कि कॉमन गुड वाले शैतान से बचिए। कैपिटलिज्म को डिफाइन किया जाता है एक ऐसे सिस्टम में इन विच सोसाइटी ऑर्गेनाइजेज इटसेल्फ टू प्रोड्यूस सोशल सरप्लस। इस बात से वो हाईली डिसएग्री करती हैं। वो कहती हैं कि एक्चुअली ये जो वेल्थ है इट इज़ क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल माइंड्स एंड नॉट बाय एनी कलेक्टिव और सोशल सरप्लस। वेल्थ इज नॉट सम सोशल सरप्लस बट इज क्रिएटेड बाय समबडी एंड देयरफॉर बिलोंग्स टू देम। वो कहती हैं इनटू इन्वर्टेड कॉमर्स व्हेन द कॉमन गुड ऑफ द सोसाइटी इज रिगार्डेड एज समथिंग अपार्ट फ्रॉम and superior to the individual good of its members, it means that the good of some men takes precedence over the good of others, with those others consigned to the status of sacrificial animals। यानी मतलब ये है कि जब सोसाइटी में कॉमन गुड की तरफ बात की जाती है तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि कॉमन गुड ऑफ ओनली सम गुड मैन, और बाकी के जो जनरल लोग होते हैं वो बस बलि के बकरे होते हैं। उनको ये कॉमन गुड का कॉन्सेप्ट एक नशे की तरह बस दिया जाता है जिससे कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं। वो कहती हैं कि व्हेन गुड ऑफ मेजॉरिटी ओवरराइड्स इंडिविजुअल राइट्स, तब तो इंडिविजुअल को ये समझ लेना चाहिए कि दे मे वेल हैव नो राइट्स एट ऑल। वो कहती हैं कि ऐसी सोच के बाद जो बच जाता है वो फॉर्मर रीजन्स ऑफ सोवियत यूनियन का सिस्टम है जहाँ ग्रेटर गुड फॉर ऑल इस स्लोगन के लिए इंडिविजुअल को बलि का बकरा बनाया जाता है। वो कॉन्ट्ररी टू इट अमेरिका का एग्जाम्पल देती हैं। वो कहती हैं कि अमेरिका की प्रोग्रेस का राज उनके लोगों को दी जाने वाली पर्सनल फ्रीडम है। अब आयन रैंड की इस हाइपोथेसिस पर एक सवाल खड़ा होता है
और सवाल ये है कि अब इस बात का वो क्या जवाब दे सकती हैं कि आज की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जायंट कॉरपोरेशन जैसे गूगल, अमेजॉन, टेस्ला, आईफोन, इन्होंने बहुत प्रोग्रेस की है। इनके इनोवेशन एंड रिसर्च एंड वर्किंग में बहुत सारे इंडिविजुअल्स की वजह से है, उनके योगदान की वजह से। तो क्या इसका फ़ायदा उन इंडिविजुअल्स को हुआ या कंपनीज एंड सीईओज सारा प्रॉफिट ले जाते हैं? हाउ दिस बिग कंपनीज एंड क्रूनी कैपिटलिज्म इज फेवरिंग ओनली अ हैंडफुल। कैसे ये अपने हेडक्वार्टर्स एक कंट्री में बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग दूसरे कंपनी में बनाते हैं, आइडियाज़ किसी और जगह के लोगों से जनरेट करते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे आर द सोल ओनर्स ऑफ दैट सेम ऑफ ऑल द प्रॉफिट। अब आइए उनकी इस इकोनॉमिक थ्योरी के सेकंड इंपॉर्टेंट आइडिया या कॉन्सेप्ट पर। वो कहती हैं कि थिंकर्स एंड इनोवेटर्स को फ्री छोड़ दिया जाए। वो कहती हैं सिविलाइजेशंस हैव बीन बिल्ट ऑन द थॉट ऑफ द इंडिविजुअल्स, जिनको वो इंट्रांसिजेंट यानी सैद्धांतिक इनोवेटर्स कहती हैं। अकॉर्डिंग टू हर, द मोस्ट ट्रूली सक्सेसफुल कल्चर्स इन एन इकोनॉमिक सेंस हैव ऑलवेज बीन द वंस हु आर फ्रीएस्ट पॉलिटिकली। पॉलिटिकल फ्रीडम इकोनॉमिक फ्रीडम को जनरेट करती है। वो कहती हैं कि लोग मेहनत इसलिए करते हैं कि अपने इंडिविजुअल लाइव्स को सपोर्ट कर सकें, इसीलिए दे मस्ट नॉट बी अकाउंटेबल टू द ट्राइब, द स्टेट, द सोसाइटी और व्हाट इज कॉल्ड एज द कलेक्टिव। अपने इस वर्क में उन्होंने अपने कॉलीग रॉबर्ट हेसेन का एक आर्टिकल भी इंक्लूड किया है। आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे सामने रखते हैं। आर्टिकल का शीर्षक है द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन विमेन एंड चिल्ड्रन, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे फैक्ट्री सिस्टम इन द 19th सेंचुरी जब ये इंग्लैंड में आया तो इसने थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन को भूखमरी से बचाया बाय इंट्रोड्यूसिंग चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर की वजह से वो काम कर सके, इनकम जनरेट कर सके, इसीलिए उनको खाना मिल सका, वो बड़े हो सके। इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से विमेन ने जो इनकम अर्न की उससे उन्होंने अपनी हेल्थ एंड हाउस की हाइजीन को इम्प्रूव किया। इस चेंज की वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत हद तक घटी। वो कहते हैं कि चाइल्ड लेबर एंड हुआ और इसकी भी इम्पॉर्टेंट वजह यह है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने पेरेंट्स की आमदनी को बढ़ा दिया। शी सेज मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स इन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को इग्नोर करते हैं। Ayn Rand was a supreme rationalist who valued personal freedom to the highest degree, and in the philosophy which is called as objective philosophy. उनके आइडियाज़ कंट्रोवर्शियल ज़रूर हैं, लेकिन उन पर ध्यान देकर उनको समझने की ज़रूरत है। और इसी फिलॉसफी के सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कंट्रोवर्शियल आइडिया, उसके कोर में यही चीज़ आती है। इसी ऑब्जेक्टिव फिलॉसफी के कोर से उनकी ये इकोनॉमिक थियोरी जनरेटेड है। It advocates selfishness and it treats altruism as evil. इसी को वो अपनी बुक The Virtues of Selfishness एक न्यू कॉन्सेप्ट की तरह वो पेश करती हैं। वो कहती हैं कि सेल्फिशनेस एक बहुत अच्छी चीज़ है और कॉमन गुड, कुर्बानी देना, कलेक्टिव वर्क के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना, अल्ट्रुइज्म एक बहुत बड़ा अभिशाप है। इसको वो अपनी बुक द वर्च्यूज़ ऑफ सेल्फिशनेस में डिस्कस करती है। और इसी वर्च्यूज़ ऑफ सेल्फिशनेस से एक न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ईगोइज्म जन्म लेता है और इसी को वो अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फिलॉसफी में पेश करती है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ ऑन द इकोनॉमिक थियोरी बाय एन रैंड, वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल बट एन इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर एंड एन इकोनॉमिक थियरिस्ट, जिन्होंने बहुत अच्छे वर्क लिखे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थियरीज हमारे सामने पेश की। आज के इस वीडियो में हमने उन्हीं के इन कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने रखा है। होप कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, होप कि आपको ये एजुकेटिव लगा हो। इफ़ सो, डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.